थैंक यू श्री विवेक ठाकुर जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को नववर्ष विक्रम संवत 2079 चैत्र नवरात्रि एवं चैती छठ की शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह बिल विगत 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और पारित भी हुआ। महोदय, कल जब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मैं उतरा, हम लोग में से कई हफ्ता के अंत में अपने क्षेत्र जाते हैं और सोमवार सुबह आते हैं जब सत्र चलता है। उसी क्रम में मैं भी आया। एयरपोर्ट पर एक स्टैंडी देखा और उसमें मिर्जा गालिब की 2 लाइनें अंग्रेजी में लिखी हुई थी। मैंने नोट किया, मुझे लगा कि सदन में बताना यह अनिवार्य है और संयोग से मुझे आपने ये मौका दे दिया बोलने के लिए। उस पर लिखा हुआ है, I asked my soul, what is Delhi? She replied, the world is the body and Delhi its life. महोदय, दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र के 95% हिस्से की नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी उठाता है। ये सब अब हम सब भली भांति जान गए हैं। तीनों निगम में लगभग 1,20,000 कर्मचारी काम करते हैं, ये भी हम जान गए हैं। कई वक्ताओं ने इस फैक्ट और फिगर को बोला भी है। राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय, दूतावास और कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स के स्थान के साथ साथ कई अहम इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों नगर निगम के ऊपर पूरी तरह से है। मेरे मित्र ने बहुत विस्तार से 1957 की एक्ट की चर्चा की। 13 बोर्ड थे, कमिटी थी और 2 एक्ट भी थे जिसके तहत चलता था उस समय का दिल्ली, और मल्टीप्लिसिटी के चलते यह एक्ट लाया गया। अब समझिए, 2 एक्ट भी थे और उसमें ठीक ही बोला कि लिखा हुआ था, विथ सो मेनी बॉडीज एंड लोकल अथॉरिटीज लुकिंग आफ्टर द म्युनिसिपल अफेयर्स, complications and problems were being faced by various authorities as well as by the public. A need to have a unified body to administer the municipal government of Delhi was strongly felt. Accordingly, to consolidate and amend the laws relating to the municipal government of Delhi, the Municipal Corporation Bill 1957 was introduced in the Parliament. महोदय, स्थिति वही है आज, और यह एक्ट हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझकर दिल्ली और दिल्ली वासियों के हित में बनाया था और दिल्ली इस एक्ट के तहत बहुत सुंदर और सुचारू रूप से चली। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2011 तत्कालीन कांग्रेस की दिल्ली सरकार और केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई की यूपी सरकार ने जो ये विधेयक को लाकर दिल्ली नगर निगम को खंड खंड में बांटा, यह समझ नहीं आया। परिणाम यह हुआ कि बीते समय के साथ दिल्ली की व्यवस्था, जो पूरी सिविक व्यवस्था थी, चरमराती चली गई और दिल्ली बन गई बेदिल दिल्ली। आज महोदय 10 साल हो गए, अनुभव भी सामने आ गया, विश्लेषण तथ्यों पर हो रहा है और उसके उपरांत ये भारत सरकार ने निर्णय किया है कि अनिवार्यता वही है, गो बैक टू द बेसिक। फिर से एक बार तीन निगमों को एक करके पूर्ववत स्थिति की जाए और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। महोदय, बड़ा आनंद फानन में बंटवारा हुआ था, सही कहा गया है। कोई विवेक का इस्तेमाल इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं देखने को नहीं मिलता है। रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, नीतियों का मतलब कोई सब में समानता नहीं। बड़ी एक विचित्र स्थिति में दिल्ली चली है पिछले 10 साल में। और वो युग था 2011-12 का, ये सब जो काल था, शासन जमींदारी की व्यवस्था के जैसा चलता था। किसी निजी हित या निजी स्वार्थ के चलते, ना कि जनहित में कई निर्णय भारतवर्ष में हुए और उसी क्रम में दिल्ली को बेदिल दिल्ली बनाने वाला भी यह निर्णय हुआ। महोदय, मैं उस समय की खबरें पढ़ा तो बड़ा स्पष्ट पॉलिटिकल डिजाइन इसके पीछे से उभरा। 12-13 जनवरी 2012 में दिल्ली के अखबारों में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का स्टेटमेंट, और उसमें उन्होंने कहा,
मतलब इतने लंबे अरसे तक वो मुख्यमंत्री रही, और जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका अचीवमेंट इतने दशकों का क्या रहा, लगभग 13 साल का, तो उन्होंने अपने मतलब वक्तव्य में कहा कि द सिंगल बिगेस्ट थिंग वी डिड इन द लास्ट 13 years was the trifurcation of MCD। ये एक अजीब मनोभाव दर्शाता है कि ऐसा इंसिस्टेंस और रिजिडिटी, और सबसे बड़ा अचीवमेंट पूरे 13 साल के शासन का यही था। ये 370 नहीं था महोदय, ये 370 नहीं था, वो तो आन बान का एक चीज था पूरे भारत के लिए, लेकिन ये तो दिल्ली खंडित हो गया और दंश झेलती रहे दिल्ली की आम पब्लिक, आम जनता महोदय। बहुत वर्षों से एमसीडी में भाजपा, मतलब दशकों से कह सकते हैं, लगातार जीतते आई है, और इससे लगता है कि जो आधिपत्य की राजनीति करने में दिल्ली सरकार को बाधा पहुंचती थी तब, और लगता है कहीं आज भी, ये एक स्टेप मदरली एटीट्यूड निगमों के प्रति बड़ा स्पष्ट रूप से प्रमाणिक होता है। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। महोदय, इस बिल पर तरह तरह की लीगैलिटी आधारित, आपने उसमें क्या प्रोविजन किया, इस पे भी चर्चा हुई। देखिए महोदय, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। पार्षदों की संख्या 272 से कम करके ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का प्रस्ताव भी है। ई गवर्नेंस सिस्टम दिल्ली की जनता के लिए एनी टाइम एनीवेयर बेसिस पर स्थापित होगा, पारदर्शी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। इस बिल पर लोकसभा और आज मैंने देखा राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने इस बिल के लीगैलिटी पर क्वेश्चन किया, और इसको डिकोड करेंगे तो दिल्ली नगर निगम विधेयक बिल 2022 संविधान के अनुच्छेद 239A के प्रदत्त संविधान के अनुसार लाया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 239A 3B एंड C के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उसके संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे साफ साफ स्पष्ट किया है। इसलिए सरकार यह विधेयक एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई है, और यह पूरी तरह से संवैधानिक है, और इस बिल में निर्वाचन की प्रक्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और इसमें संघ राज की शक्तियों का अतिक्रमण भी नहीं है। महोदय, फाइनेंस कमीशन के संबंधित बड़ी विस्तृत बात होगी। सार इतना ही है, जो फाइनेंस कमीशन चौथी बैठी, पांचवी बैठी, कहा पैसा दे दो, पैसा नहीं मिला। एमसीडी को देना था दिल्ली सरकार, ये भी पहले तय हो गया था। इसलिए मैं विस्तृत फिगर में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि विधानसभा में जो वर्तमान सरकार है वो फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को सीधे तौर पे कह दिया कि हम नकारते हैं, और वहां पे स्वीकारा कि 17,000 करोड़ देंगे। इसलिए वो क्या डिफिसिट फंसा उसमें नहीं फंसना है। मजेदार बात यह है कि जब सदन में स्वीकार लिया 17,000 करोड़ देंगे, तो उसके बाद भी दिए केवल 6,129 करोड़। तो बात की गंभीरता क्या सदन क्या बाहर, इसकी अनुभूति धीरे धीरे दिल्ली को भी हो रही है, हम सबको भी हुआ है, और कोविड काल में तो पूरे भारत ने देखा है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस चला रहा। चूंकि बीजेपी एमसीडी में काबिज है तो इसको डिफंक्ट कर दो। क्या जनहित और जन सेवा की संस्था ऐसे मारा जाना गवर्नेंस है? जो संस्थाएं यानी तीनों नगर निगम दिल्ली के 95% आबादी के जन सुविधाओं का दिल्ली के रख रखाव, सफाई, सौंदर्यीकरण, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर दायित्व है, उसके प्रति इतना पूर्वाग्रह का एटीट्यूड रखने से क्या दिल्ली किसी भी सूरत हाल में वर्ल्ड सिटी बन सकता है जिसका इन्होंने घोषणा किया? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय। और तो और छोड़िए, हाईकोर्ट के रूलिंग के बाद भी कॉम्प्लायंस नहीं हुआ। मेरे मित्र ने एक टिप्पणी भी पढ़ी होगी जो हाईकोर्ट ने कहा, संक्षिप्त में है, वी अकॉर्डिंगली अलाउ दिस एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द GNCT टू रिलीज इन द करंट फाइनेंशियल the remaining amount due towards BTA to the three corporations on the basis of their own revised estimates presented in the budget for the year 21-22। कुछ हमारा नहीं है, न मेरे पार्टी का, न मेरे किसी नेता ने बोला है, यह कोर्ट का टिप्पणी। महोदय, कैसे चलेगा दिल्ली? राजनीतिक प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन इसका मार झेल रही दिल्ली की आम जनता, क्या यह न्याय संगत है? यदि आपकी समस्या बीजेपी से है तो करिए ना झगड़ा, हम भी तैयार हैं,
लेकिन उसका दंश दिल्ली की आम जनता क्यों झेले, इसका भी तो जवाब तय कहीं खोजना पड़ेगा। महोदय, दिल्ली के 3 भाग जब हुए, ये हम सब जान गए हैं कि मतलब चूंकि पुअरली कंसीव्ड, इल प्लान्ड पूरा चीज हुआ। अलग अलग संख्या थी टैक्स पेयरों की, एक ईस्ट और साउथ में लगभग 2-2 लाख का डिफरेंस था। तो अब प्रश्न यह होता है कि एमसीडी को टैक्स मिलता कहां से, रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या है? तो प्रॉपर्टी टैक्स है, एडवर्टीजमेंट है, प्रोफेशन टैक्स है, ट्रांसफर ड्यूटी टैक्स है, पार्किंग है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन ये सब कलेक्ट करती है दिल्ली सरकार। लेकिन एमसीडी तब चलेगी जब दिल्ली सरकार यह पैसा एमसीडी को देगी, तभी तो। दिल्ली सरकार कलेक्ट करती है, उस पर अपना कमीशन और सर्विस चार्ज काट कर एमसीडी को देना है। तो यह गला घोंट व्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था महोदय। तो देश बड़ा स्पष्ट था, एमसीडी मजबूत हुई तो राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी बार बार जीती। महोदय, दूसरी तरफ जो 3 निगम हैं, उसने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से प्रयास किया और अनुमति मांगी। दिल्ली सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 प्रपोजल दिए, एक नहीं 3। पहला 2020 में प्रस्ताव दिया, हम कमर्शियल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, इससे हम रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, इसकी हमें अनुमति दी जाए। हुआ क्या? परमिशन डिनाइड। पार्किंग के द्वारा हम इनकम बढ़ा लेंगे, हुआ क्या? परमिशन डिनाइड। फिर तीनों कॉरपोरेशनों ने कहा कि हम अपना बॉन्ड जारी कर सकते हैं, परमिशन पेंडिंग है, डिनाइड ही मान लिया जाए। अगर दिल्ली के तीनों एमसीडी अपना रेवेन्यू लेना चाहती है तो आखिर आपत्ति है क्या दिल्ली सरकार को? ये थोड़ा समझना हम सब चाहते हैं। मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, ये सिंपल केस ऑफ हाइट ऑफ सैडिस्टिक गवर्नेंस है और उसके अलावा कुछ नहीं। महोदय, कि इसमें यह बताइए कि उन सफाई कर्मचारी, टीचर जो पढ़ाते हैं, पेंशनधारी, जो विधवा है, विडोवर्स हैं, ओल्ड एज होम यानी जिसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, जो सेंटर्स का मेंटेनेंस ना हो सके, ऐसी घृणित राजनीति करके गरीबों और जरूरतमंदों को वंचित अवस्था में रखना, ये सैडिज्म नहीं है तो और क्या है? महोदय, दिल्ली में आयुष्मान भारत जो सिर्फ गरीब की स्वास्थ्य की चिंता करता है, वह लागू नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं, यह सदन तय करे। वित्तीय बात हो रही है, बहुत वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर रहे हैं जवाहर जी, उन्होंने बड़ा लंबा एक रेवेन्यू डेफिसिट और एक्सपेंडिचर की बात की। मैंने कहा कि देखिए, पृष्ठभूमि 11 में लिखा आपने, उस समय जब बैलेंस शीट था तो लगभग 1800 करोड़ का बैलेंस शीट था, जो एमसीडी का, जब बाइफरकेशन ट्राइफरकेशन के पहले किसी तरह का ग्रांट रेट दे देती दिल्ली सरकार, स्क्वायर अप हो जाता, एक नए बैलेंस शीट के साथ तीनों निगम बाजार में उतरते और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ते। लेकिन ना, ये हो नहीं सका। और ग्रेजुअली उसके बाद उसका जो ये गला घोंट व्यवस्था में फंसा दिल्ली का एमसीडी, तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आप देखिएगा तो इतना बड़ा गैप होते गया कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्सपेंडिचर है लगभग 2500 करोड़, रेवेन्यू है 628 करोड़। नॉर्थ का है लगभग एक्सपेंडिचर 5000 करोड़, तो रेवेन्यू है 3100 करोड़ के आसपास। साउथ है 4000 करोड़, तो रेवेन्यू है 2300 करोड़। ये डेफिसिट का देखिए आलम, और कुल का उस समय 1800 करोड़ था। और अलग अलग जोन से उस जमाने के पदाधिकारी कहते हैं कि हम एक दूसरे को ऑफसेट भी कर लेते थे, लेकिन मंशा कुछ और थी। और देख लीजिए महोदय, अब जो सोशल एस्पेक्ट है, इतने कॉन्स्टेंट्स और कमी के बावजूद भी दिल्ली में एमसीडी में 8 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है और निःशुल्क पढ़ाती है, दोपहर का भोजन भी देती है, यूनिफॉर्म भी देती है और किताब भी देती है। ऐसे लगभग 1616 स्कूल चलते हैं एमसीडी के द्वारा। अब महोदय, वहीं दिल्ली सरकार के अधीन 6 से 12वीं कक्षा तक के 1026 स्कूल है और इनका बहुत एडवर्टीजमेंट भी होता है, लेकिन उनकी अंदरूनी हकीकत सुनिएगा तो ताजुब करेंगे आप। महोदय, 392 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, 363 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। मैं दावा करता हूं महोदय कि अगर 90% लोग दिल्ली में हाहाकार में रहते हैं कि हमारे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो, तो यही सब तो कारण है, और है क्या? और जो विज्ञापन हम देखते हैं महज 15-20 से अधिक नहीं है महोदय।
और ये हम नहीं बोल रहे हैं, कई चीज ये सब रिपोर्टेड चीजें। अब देखिए कि तीनों एमसीडी ने मिलकर 95 स्कूल बिल्डिंग बनाए और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली जो है उसके अनुसार दिल्ली सरकार ने केवल 20 नई बिल्डिंगें बनाई। महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बिल के पेश होने के बाद सदन में दिल्ली में रिएक्शंस क्या क्या है। संजय जी की पार्टी यहां पर रूल करती है, उनको लगता है कि सब कुछ हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये आगे मैं बताऊंगा, मैं भी बोल रहा हूं, पेपर भी बोल रहा है, कि जो रिएक्शंस आए इस बिल को पेश होने के बाद अलग अलग मतलब समाज के लोगों द्वारा, सेक्शंस द्वारा, ये सबको जानना जरूरी है, संजय जी को खास करके। जब तीनों निगम का बंटवारा गलत और अविवेकी था तो यह बिल पेश हुआ, तो उसको दो मेरे मित्र ने बताया है, लास्ट एमसीडी कमिश्नर ने क्या कहा, वो राकेश मेहता का कहे, और जो लास्ट थे उनका नाम था केएस मेहरा। उन्होंने दोनों का एक संयुक्त एक तरह से विचार था कि रियूनिफिकेशन इज अ गुड आइडिया फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस ऑफ द नेशनल कैपिटल। ये सब कमिश्नर रहे हैं, अपने जमाने की बात कर रहे हैं। We had better discipline and much senior cadre officers at the helm of affairs before 2012. We don't need 3 engineer-in-chiefs, 3 commissioners, and 3 HODs for everything. Empowering the 12 deputy commissioner and zonal bodies would suffice. Prior to trifurcation, there were 12 administrative zones, and the number remained the same even after it was split. The exercise led to greater प्लीज पीछे बैठकर आपस में बात ना करें, प्लीज पीछे बैठकर। अब देखिए, सुभाष आर्या बेचारे कहे उस जमाने की बातों को याद करके कि पहले मेयर और जो कमेटी होती थी उसका अवधि 5 साल का होता था, अब 1-1 साल का हो गया। जब तक संभलता है मेयर और कमेटी, उसका अवधि समाप्त होता है, कैसे चलेगा प्रशासन। दिल्ली के अतुल गोयल जी है कौन, यूनाइटेड RWA जॉइंट एक्शन कलेक्टिव बॉडी है ऊर्जा, उसके वो हेड है। वो क्या कहते हैं कि कंडीशन ऑफ ड्रेन, स्ट्रीट्स एंड जनरल सैनिटेशन शोज दैट दिल्ली इज सफरिंग एंड दैट यूनिफिकेशन हैज बीन आवर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। शीला जी के साथ एक बड़े वरीय ब्यूरोक्रेट काम करते थे, योगेंद्र मान, बहुत लंबा बोला, लेकिन एक लाइन में अगर उसको अगर आप करते हैं तो उनका बस यही कहना था कि ट्राइफर्केशन वाज नथिंग बट ट्रबल इनटू 3 टाइम्स। महोदय, कर्मचारी का भाव क्या है, हम सब गरीब की बात करते हैं, थोड़ा उसकी भाव भी चर्चा कर लें। ये एपी खान हैं कौन, कन्वीनर हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियंस के। क्या कहते हैं उनके हिसाब से, there were no salary delays since MCD came into existence in 1957 till 2012. The trifurcation happened and lakhs of employees and 60,000 pensioners are suffering. This unification was needed much earlier. Conclude करें। बस सर, खत्म करो। सर, मेरा ये कहना है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये हम सब समझें और दिल्ली की सरकार समझे और सहयोग करे और मिलजुल के दिल्ली के हित में निर्णय करे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जनता कहेगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता भी आती। महोदय, सूची बड़ी लंबी है, मतलब, लेकिन लगता है कि काफी कुछ एक विज्ञापन की बात होती है, फिस्कल डेफिसिट है यहाँ पर, और मतलब इकोनॉमी दिल्ली का सरकार की जो है एकदम शैम्बल्स में है जिसको कहते हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल हुआ बीते कोविड काल में महोदय, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 12 जून को 2020 को समय में प्रिंट ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल है, मैंने नहीं बोला, प्रिंट ने लिखा, अरविंद केजरीवाल हैज रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस ओवर हिज कोविड फेलियर इन दिल्ली, a wasted lockdown with no creation, preparation of, बस खत्म कर रहा हूं सर, of the medical infrastructure. We had been warned of what was in the coming. If it was to be like this, lives can't be saved. माननीय विवेक जी, आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट कोट कर रहे हैं सर। अगर प्लीज उस समय की जो हालात थे सर, अगर भगवान न करे कभी दोबारा हाल हो, तो वर्ल्ड कैपिटल की जो बात कर रहे हैं कंक्लूड करिए, ये किसी भी समय ये फलीभूत नहीं होने वाला है सर। और यह बिल इसलिए आवश्यक है
क्योंकि अब नहीं तो कब सर, जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। थैंक यू। सर इसी बात से अंतिम में मैं सबसे यह आग्रह करूंगा कि इस यूनिफिकेशन बिल का सभी लोग समर्थन करें, क्योंकि दिनकर ने सही कहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय धन्यवाद, लिखेगा धन्यवाद उसके भी विवेक जी। अपराध। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का जवाब।